झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों, ये कहावत या ये डायलॉग आपने कई बार सुना होगा। और लोकतंत्र में इस तरह के कहावतों और डायलॉग का, खासकर बात यदि हम लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण तत्व दबाव समूह की करते हैं, प्रेशर ग्रुप की करते हैं, तो साफ साफ दिखाई देता है कि जब भी लोकतंत्र में इसकी कमी पड़ती है, सत्ता निरंकुश होकर कहीं ना कहीं एक चापलूस पूंजीवाद को जन्म देना शुरू कर देती है। सत्ता के आसपास गोदी सेठों का जमावड़ा लगना और उनके पक्ष में नीतियां बनना शुरू हो जाती है। लेकिन जब जनता सड़क पर उतरती है, जनता का कोई हिस्सा सड़क पर उतरता है, तो भले ही चाहे उसे जेनजी कहा जाए, भले ही उसे कॉकरोच कहा जाए, भले ही उसे दिमागी नक्सल कहा जाए, जनता अपने मुद्दों पर सत्ता को आने को मजबूर कर देती है। और सत्ता का सिस्टम और उसका अंदर खाने जो खेल चल रहा होता है, वो खेल पलटना शुरू हो जाता है। मौजूदा दौर में जेनजी आंदोलन के बाद जब नौजवानों का सवाल सबसे ऊपर आकर दिखाई देने लगा, तो चाहे एनडीए हो या यूपीए, इंडिया गठबंधन हो या कोई क्षेत्रीय पार्टी, हर जगह सत्ता के सवाल और सत्ता के सामने मौजूद सवाल जब जनता के सवालों से सीधे सीधे टकराने लगे, उसके बाद से यह तय होना शुरू हो गया कि अब सत्ता को कुछ सोचना होगा। पहले झारखंड में कई सारी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को रद्द किया गया और आज बिहार सरकार ने 32,388 शिक्षकों के लिए, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकालने पर मजबूर हुई है। और न सिर्फ वैकेंसी निकली है, बल्कि डोमिसाइल पॉलिसी के साथ ये वैकेंसी निकाली गई है कि बिहार के बच्चों का ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें सिलेक्शन होगा। इस तरह की कोशिशें की गई। लेकिन जरा जेनजी आंदोलन के पहले के दौर को आप देखें, तो सत्ता के सामने में मौजूद और भक्ति काल के साथ जिस तरह की परिस्थिति देश में बनाई गई, एक देश, एक कानून, एक नेता, एक व्यक्ति और सत्ता नाम केवलम की परिभाषा के दौर में गोदी सेठों के इशारे पर चल रहा कोई व्यक्ति अगर जनता के आकांक्षाओं को दबाने के लिए सांप्रदायिक नारों और नैरेटिव का सहारा लेता दिखाई देने लगा, तो भले ही पुरानी पीढ़ी जागने के लिए तैयार नहीं हुई, भले ही मध्यवर्ती पीढ़ी जागने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन इस देश का जेनजी जागने के लिए तैयार हो गया। और जेनजी की अहमियत सत्ता को समझ कैसे आने लगी, तो जेनजी की अहमियत पर यदि आप ध्यान दें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर की संख्या पर ध्यान देना जरूरी है। 96 करोड़ के करीब वोटर थे और 96 करोड़ में 24 करोड़ यानी एक चौथाई वोटर ऐसे थे जो वोटर 18 से 30 साल के बीच के थे। अब चूंकि जेनजी 1997 के बाद जन्मे हुए लोगों को कहा जाता है और लोकसभा चुनाव 2029 में होना है, तो 1997 से 2029 के बीच के अगर पीरियड को देखें तो 32 साल होता है। यानी जो जेनजी 97 से 2011 के बीच के लोग हैं, वो सब के सब 2029 में वोटर होंगे, क्योंकि 11 वाला भी 18 साल की उम्र पूरी कर चुका होगा 2029 में। और उस वक्त 18 से 32 की उम्र सीमा के लोगों की कुल तादाद, वैसे वोटर्स की कुल तादाद 30% होगी। यानी 100 में 30 जेनजी ही वोटर होंगे। और 100 में जब 30 जेनजी ही वोटर होंगे और जेनजी का मिजाज पूरी तरह से सत्ता के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, तो सरकारों को जनता के सामने झुकना ही था, वो झुक गए। लेकिन अभी जेनजी को बहुत सारे सवालों पर और हिसाब लेना है। जेनजी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानी भी करता है और उसे अपने एमएसपी गारंटी कानून के लिए भी सत्ता से जवाब चाहिए कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा या नहीं होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जेनजी को बैंक के सवालों पर भी जूझना होगा कि आखिर इस देश के अंदर बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी कब निकलेगी, कितनी मात्रा में निकलेगी। जेएनजी को सरकार से यह भी पूछना होगा कि क्या किसी बैंक को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में निजीकरण तो नहीं किया जाएगा। और जेएनजी को यह भी पूछना होगा कि आखिर बीएसएनएल की दुर्दशा क्यों हुई, क्योंकि जेएनजी के सवालों का हल तो बीएसएनएल और भारत पेट्रोलियम जैसी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से निकलता है। जेएनजी को यह सवाल भी आने वाले वक्त में पूछने होंगे कि एलआईसी का पैसा क्यों लगाया जाता है डूबती हुई कंपनियों और गोदी सेठों की कंपनियों को बचाने के लिए, शेयर मार्केट को उठाने के लिए आम जनता का पैसा जो एलआईसी में लगता है उसे क्यों लगाया जाता है। और जेएनजी को ये सवाल भी पूछने होंगे कि क्या प्राइवेट सेक्टर के भीतर भी
रिफॉर्म की प्रक्रिया, उसे रोजगार परक बनाने की प्रक्रिया के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाती हुई दिखाई देगी? इन तमाम सवालों को लेकर जो पेपर लीक के आंदोलन से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला है, उस सवालों के सिलसिले की जो शुरुआत है, वो शुरुआत सिर्फ यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव तक नहीं जानी है, सिर्फ पंजाब के या उत्तराखंड के चुनाव तक नहीं जानी है। सवालों का यह सिलसिला लोकसभा चुनाव तक चलना है। सवालों का यह सिलसिला गुजरात और हिमाचल के चुनाव में भी जाना है, और उन तमाम चुनाव में जाना है जहां से सत्ता सीधे सीधे सवाल करने वाले लोगों को तरह तरह की उपमा के साथ विभूषित करती रही है। पिछले दिनों दोस्तों एक विमर्श देखने को मिला। विमर्श ये आ रहा था, और सत्ता पक्ष के कई नेता दबी जुबान से इसको प्रमोट भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो नई पीढ़ी है वो भी हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान जैसे मुद्दों पर, अली बजरंग बली जैसे भाषणों पर मोहित होकर सांप्रदायिकता के नैरेटिव के साथ खड़े होकर वोट डालने पर विवश हो जाएगी। और तभी इस तरह की बातें की जा रही थी कि जो वोटिंग राइट्स 18 साल से ऊपर के लोगों को है, क्यों न इसे घटाकर 16 साल कर दिया जाए, क्यों न 16 साल के लोगों को वोटर बना दिया जाए। लेकिन जेनजी आंदोलन और उसके बाद जेन अल्फा की प्रवृत्ति को देखते हुए यह साफ हो चला है कि अब सरकार कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही है कि वोटिंग राइट्स को नीचे लाया जाए, क्योंकि वोटिंग राइट्स को नीचे लाने का मतलब होगा कि 2029 में जो जेन अल्फा अभी से आक्रामक दिखाई दे रहा है, अभी से अपने अधिकारों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सवाल करता नजर आ रहा है, सत्याग्रह की प्रवृत्ति को अपना चुका है, उस जेन अल्फा का यदि छोटा सा हिस्सा भी 29 में वोटर बना तो सत्ता की खटिया खड़ी कर सकता है। सत्ता किसी की हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की हो या हेमंत सोरेन की हो, सम्राट चौधरी की हो या देवेंद्र फडणवीस की हो, किसी की भी सत्ता हो। और इसी जेएनजी के कारण भारत के अंदर तमिलनाडु में एआईएडीएमके के बिखरने के बाद जो कहा जा रहा था कि स्टालिन की सत्ता को कोई चुनौती नहीं है, डीएमके फिर से सत्ता में वापसी करेगी, वहां सत्ता में वापसी करती हुई नजर आई एक नई पार्टी, अपनी सरकार बनाती हुई नजर आई, जिस पार्टी को 6 महीने पहले तक शायद ही कोई जानता था। थलपति विजय की पार्टी रूपहले पर्दे से निकलकर वो सत्ता की दहलीज तक पहुंच गए। ये सिर्फ और सिर्फ जेएनजी का कमाल था। तो आज की तारीख में सत्ता को जेएनजी ने झुका दिया है, ये बात अब कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता को झुकना भी चाहिए। सत्ता चुनी ही इसलिए जाती है कि वो देश में जनता के अंदर, जनता के किसी भी सेक्शन के सामने झुके और उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। सत्ता का जो रवैया है वो अब चीन के मामले में, चीन को भारत की सरकार झुका देगी, ये उम्मीद तो हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद कह चुके हैं कि चीन हमसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है, ज्यादा बड़ी ताकत है। मोटे तौर पर वे स्वीकार कर चुके हैं कि वो झुका नहीं सकते। दूसरी तरफ पूर्व गृह सचिव और मोदी सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह चीन भारत सीमा के ऊपर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप अपना क्रेडिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप को भारत झुका नहीं पा रहा है, लेकिन इस देश के नागरिकों के सामने सत्ता अपनी अकड़ दिखाने की जो कोशिश कर रही थी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रहकर सरकार को अपने तरीके से चलाने, अपने तरीके से सरकार को आगे बढ़ाने और देश की जनता की अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, जेएनजी ने उस पर जो चेक एंड बैलेंस लगाने का काम किया वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ माना जाना चाहिए। इसके पहले समाज के अलग अलग सेक्शन के लोग जब भी अपनी मांगों को लेकर सामने आए तो क्या कहा गया, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा क्या कहा गया, आप सब ने सुना था कि क्या कहा गया। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, कभी खान मार्केट गैंग कहा गया, और कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि बटन ऐसे दबाएं ताकि शाहीन बाग में करंट लगे। लेकिन जेएनजी का आंदोलन जो जंतर मंतर से निकलकर गांव कस्बे तक फैलता हुआ दिखा, वो आंदोलन कोई शाहीन बाग नहीं था कि वहां कोई करंट लगाने की कोशिश करेगा। वो आंदोलन कोई समाज के किसी एक वर्ग विशेष का आंदोलन नहीं था जिसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दायरे में फंसाकर उलझा दिया जाएगा। वो आंदोलन एक नौजवानों का आंदोलन था, वो आंदोलन इस देश के भविष्य का आंदोलन था, और वो आंदोलन सत्ता से ये सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा था कि मौजूदा दौर में 12 साल से जो नीतियां चल रही है, जिस तरह की आर्थिक नीतियों के सहारे
इस देश को चलाया जा रहा है उसमें जेनजी के लिए और नौजवानों के लिए आखिर कितना स्पेस बचा हुआ है, कितनी जगह बची हुई है। स्टार्टअप इंडिया को फेल होते हुए जेनजी ने देखा, स्टैंड अप इंडिया को फेल होते हुए जेनजी ने देखा, मेक इन इंडिया का कोई परिणाम ना निकलता देख और उसे भी फेल होते हुए इस देश के जेनजी ने देखा, आयात आधारित अर्थव्यवस्था में भारत को तब्दील होते हुए इस देश के जेनजी ने देखा, और इसके आगे सर्विस सेक्टर को डिलीवरी बॉय सिस्टम में तब्दील होते हुए इस देश के जेनजी ने देखा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भर्ती परीक्षाओं को भी कॉन्ट्रैक्ट पर देकर पेपर लीक होने की जो परिपाटी चल रही थी, उस परिपाटी को भी जब जेनजी ने देखा तो उसे साफ दिखाई दे रहा था कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। और जब पानी जेनजी के सर से ऊपर जाने लगा तो सत्ता चाहे पैलेट गन चलाए, चाहे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 18 दिन और 20 दिन तक संसद से नदारद दिखे, वो संसद के सत्र में सदन में आने की हिम्मत न जुटा पाए, कुछ भी होता रहे, लेकिन जेनजी को हिम्मत जुटाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोकतंत्र और भारत का संविधान उन्हें इतना अधिकार देता है कि वो अपने मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सके और सत्ता के खिलाफ नारे लगा सके। उसे कोई बीएनएस या आईपीसी या सीआरपीसी जो पुराना था या भारतीय न्याय संहिता जो नए दौर का है, वो उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन मौजूदा दौर में सिस्टम को हंटर के सहारे चलाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति ने यह दिखाया कि मुद्दा कोई भी हो, सांप्रदायिक कलेवर तो चढ़ा ही दिया जाएगा, हिंदू मुसलमान का खेल खेला ही जाएगा, किसानों के मुद्दे की तरह उसे दबाने की कोशिश की ही जाएगी, और सत्ता के गोदी सेठों के लिए दिन रात पैसे कमाने के पूरे इंतजाम किए ही जाएंगे, भारत से बाहर भी उनकी लॉबिंग की ही जाएगी। ये सारी प्रवृत्तियां जब आगे बढ़ रही थी, उसके बाद अब सत्ता के अंदर कहीं ना कहीं जो डर दिखाई दे रहा है, वो कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में भी दिखा। सोशल मीडिया को किसी तरह से एब्यूजिव लैंग्वेज का, गाली गलौज से भरे लैंग्वेज का अड्डा बनाने के लिए सबसे ज्यादा आरोप झेलने वाले अमित मालवीय की भाजपा आईटी सेल से छुट्टी हो गई, लेकिन उनकी जगह जो लोग आए हैं, यकीन मानिए दोस्तों, वो उनसे कम नहीं है। इसलिए कम नहीं है क्योंकि उनके पुराने ट्वीट्स अब धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं, तरह तरह की चीजें सामने आ रही है कि किस ढंग की भाषा आरक्षण के मुद्दे पर और सांप्रदायिक मुद्दे पर ऐसे लोग करते हुए नजर आए। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, बिहार के चुनाव में उन्हें लगाया गया और अब उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। उससे साफ दिखाई दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर, उनकी कार्यक्षमता पर बीजेपी को एतबार नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव को याद कीजिए। 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक रबर स्टैंप प्रभारी, बिहार से आने वाले सांसद राधा मोहन सिंह जो यूपी में प्रभारी हुआ करते थे, और एक तरह से कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ के लिए एक रबर स्टैंप ही है, उनके सहारे भी भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का चुनाव जीत लिया था, क्योंकि तब वाकई बुनियादी मुद्दों के ऊपर सांप्रदायिक कलेवर भारी था। आज की तारीख में जेनजी के सवाल भारी है, लिहाजा अब रबर स्टैंप प्रभारी के सहारे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी यूपी जीतने की सोच भी नहीं सकती। विनोद तावड़े को लाया जाना इस बात का संकेत है कि दिल्ली अपनी चलाने की कोशिश करेगा, लखनऊ अपनी चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन चाहे दिल्ली अपनी चलाए, गुजरात लॉबी अपनी चलाए, या फिर लखनऊ और गोरखपुर अपनी चलाए, जेनजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनजी के लिए तो सवाल 69,000 शिक्षक बहाली है, उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का सवाल है। जेनजी के लिए तो सवाल अग्निवीर है कि क्या परमानेंट बहाली होगी या 4-6 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आर्मी में लोगों को रखा जाएगा। जेनजी के लिए सवाल राज्य के स्तर पर भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह के आरोप हैं और जिस तरह से कोर्ट केसेज की एक लंबी प्रक्रिया है, वो सारे सवाल हैं। तो ये सवाल चाहे बिहार के हो, बंगाल के हो, सेंट्रल के हो, जंतर मंतर के हो, दूसरे राज्यों के हो, राजस्थान के हो या कहीं और के हो, इन सवालों के दायरे में अब सत्ता जेनजी से घबरा रही है कि 18 से 32 के बीच के लोग जो पूरी तरह से जेनजी वर्ग में ही आते हैं और अगले लोकसभा चुनाव में एक कुल वोटर का लगभग 30% होंगे, तो क्या ये 30% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही विपक्ष के खाते में जा चुके हैं। देखते जाइए क्या होता है।
कुल मिलाकर हालात तो यही बनते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब चुनावी हिंदुत्व के आसरे इस देश में आगे अपनी राजनीति को बढ़ा पाना बेहद मुश्किल या लगभग नामुमकिन सा काम होता जा रहा है। जेएनजी के सामने तो सत्ता झुक गई है, लेकिन मूल प्रवृत्ति जो सत्ता की है, क्या वो झुकने के लिए तैयार हुई है, या ये झुकाव सिर्फ तात्कालिक है, लोगों को झांसा देने या मुलम्मा देने के लिए है, या वाकई इसका कोई परिणाम निकलेगा। बिहार की 14 करोड़ जनसंख्या के सामने 32,000 की वैकेंसी एक बेहद छोटी वैकेंसी है, और सिर्फ इसी के सहारे बिहार के से न पलायन रुक सकता है न कुछ और हो सकता है। झारखंड की वैकेंसी कैंसिल हो जाने के बाद उसका समाधान निकल जाएगा, अभी जेएनजी को पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं है। और केंद्र में पेपर लीक नहीं होगा, नए कानून के मंजूर हो जाने के बाद भी नहीं होगा, इसको लेकर तो जेएनजी को रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तो भरोसा कैसे कायम हो, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और भरोसे के बिना डेमोक्रेसी नहीं चलती, और भरोसे के बिना सत्ता को बरकरार रखने की तो सोची भी नहीं जा सकती। देखते हैं भरोसा तोड़ने और भरोसा बनाने की प्रक्रिया में सत्ता कामयाब होती है या जेएनजी का जज्बा कामयाब होता है। मूल रूप से देश के अंदर जो अघोषित लोकतांत्रिक संघर्ष है वो जेएनजी के जज्बे और सत्ता के नैरेटिव के बीच है। कौन भारी पड़ता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।